हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 जुलाई 2023 के डीएनए में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आसियान के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं आसियान में और जियो पॉलिटिक्स क्या चल रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऊपर, और इंडो पैसिफिक में क्या जियो पॉलिटिक्स है। इसके अलावा कुछ जो सर्वेज़ में जो रूरल ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल्स हैं, हमने उन दोनों आर्टिकल्स को क्लब कर दिया है। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डीएनए में। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद द डीएनए, हम कुछ प्रोफाउंड आईएएस के इनिशिएटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन कोर्स आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, ठीक है। इस बैच में हम लोग कंप्लीट 1 ईयर का कवरेज देंगे, कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों के पर्सपेक्टिव से। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज़ मिलेगा जो कि आपको ऐप पे मिलेगा, ठीक है। उसका ऐप वैल्यूएशन भी करेगा, अगर आप चाहें तो आप ऑफलाइन भी इसे अटेंड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको जो है मेंस का भी बेसिकली आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, इसमें आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और कंप्लीट आंसर राइटिंग कोर्स है, डिबेट एंड डिस्कशन है, गुरुकुल अभ्यास है जिसमें आपको जो है कोचिंग सेंटर पे आकर 12 से 14 घंटे आपका जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस की जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि आपको अश्योर्ड कवरेज देगा फुल 1 ईयर कोर्स का। एट द सेम टाइम यूपीएससी ज्योग्राफी है, ऑप्शनल है, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे, तो इसमें भी आपको क्वालिटी आंसर राइटिंग है, क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। एट द सेम टाइम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर यूपीएससी मेंस, जिन बच्चों को केवल यूपीएससी मेंस करना है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों कोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एट द सेम टाइम जो प्रोफाउंड आईएएस का जो ऐप है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये तीनों कोर्सेज वहाँ मिल जाएंगे आपको, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा जो एडिटोरियल हुआ है, आसियान अ परसिस्टेंस विथ डायलॉग ऑन एन ट्रबल ऑन अ ट्रॉडन पाथ। देखिए क्या है, ये हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा एक आंसर हम आसियान पे लिखेंगे, क्योंकि इंडियो आसियान रिलेशनशिप पर ये आर्टिकल नहीं है, ठीक है। तो हम पहले इसको समझ लेंगे, ज़्यादा हमें इसमें लिखना उखना नहीं है। देखिए क्या आर्टिकल ये बता रहा है, ये बता रहा है आसियान, अगर आपको नहीं पता है तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ऑर्गेनाइजेशन करके इसका नाम होता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान कहते हैं। ये बेसिकली 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है और कहीं ना कहीं ये इंडो पैसिफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मैंने इंडो पैसिफिक बोल दिया तो समझ लीजिए साउथ चाइना इशू जो होगा वो इसके सेंटर पीस पर होगा, ठीक है। 10 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है। आप ये मान के रखिए कि हमारे यहाँ भी साउथ एशिया में एक ग्रुपिंग है सार्क, लेकिन वो आसियान जैसा इमर्ज करके नहीं आया। तो एक लेसन है कि हम किस तरीके से आसियान जैसे इमर्ज कर सकते हैं। हालांकि इस आर्टिकल में आसियान को दिखाया गया कि कुछ इसमें प्रॉब्लम्स फेस कर रही है आसियान। देखिए इन्होंने कहा है कि देखिए ऐसा है कि अभी अभी जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ, पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हुए और जकार्ता इंडोनेशिया में, और काफ़ी सारे इशू सामने आए हैं। आसियान का इशू जब भी सामने आता है ना तो 4-5 कंट्री के कान खड़े हो जाते हैं, जैसे यूएसए हो गया, आपका चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया। इन सब का इंटरेस्ट आसियान पे रहता है इंडो पैसिफिक को लेकर। इंडो पैसिफिक कहते हैं इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के जो फ्रिंज एरिया उसे इंडो पैसिफिक कहते हैं। मोस्ट ऑफ द जियो पॉलिटिक्स इंडो पैसिफिक को लेकर होता है, खास करके साउथ चाइना सी को लेकर रहता है, जिस पर चाइना अपना क्लेम रखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, कहा है कि दुनिया जो है ना, वर्ल्ड जो है ना, चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है? इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ने वर्ल्ड को चेंज किया है, वर्ल्ड के ऑर्डर को चेंज किया है। जो डेवलप्ड कंट्री थे उनकी इकोनॉमी चरमराई है, कुछ इकोनॉमीज जो है इमर्ज करी है। तो कोविड-19 के बाद एज ऑफ अनसर्टेनिटी की तरफ हम लोग गए हैं। कहीं ना कहीं कोविड-19 ने इकोनॉमिक स्लोडाउन को प्रमोट किया है। यूक्रेन वॉर भी देखने को हमें मिला है जिसने इकोनॉमी को क्रंच किया है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इशू लाया है। क्लाइमेट चेंज का एक मुद्दा है जो हमेशा गर्म होता रहता है। एवरऑल कोल्ड वॉर टाइप जो है कन्फ्रंटेशन, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना में देखने को मिल रहा है, ठीक है। हालांकि इन सब का रिलेशन जो है कहीं ना कहीं आसियान के अराउंड है, और इन सभी चीज़ों के जो सारे मुद्दे हैं वो उसका समझ लो कि एपिसेंट्रम जो है वो आसियान है, और वर्ल्ड एज अ होल का ग्रोथ जो है वो आसियान के अराउंड घूमता है।
इसीलिए आप देखिएगा ज़्यादातर आसियान +6 RCEP ऐसे करके जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये कहीं ना कहीं आसियान के राउंड घूमते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि इनके भी कई सारे इंटर रिलेटेड डायमेंशंस हैं आसियान के। इन्होंने बोला है कि जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आसियान का जो अपना एक ग्रोथ है, जो विज़न है, वो है कि एक स्टेबल रीजनल ग्रुप इमर्ज करके आए, जो कि कहीं ना कहीं रीजनल पीस प्रमोट करे, डेमोक्रेटिक एंड हारमोनियस इन्वायरमेंट प्रमोट करे, इकोनॉमिक कम्युनिटी की तरफ फोकस करे, वेल इंटीग्रेटेड एंड कनेक्टेड रीजनल इकोनॉमी की तरह इमर्ज करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं आसियान का विज़न है कि पीस, प्रॉस्पेरिटी, समझ में आ रहा है, कनेक्टेडनेस, सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, दीज आर द विजन्स ऑफ दी आसियान। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कहीं ना कहीं इसमें आसियान के एज ए ग्रुप इमर्ज करने के पीछे इंडोनेशिया का बड़ा हाथ है। देखिए, इंडोनेशिया सबसे बड़ी कंट्री है इन आसियान कंट्रीज़ में, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना ग्लोबल इमरजेंस नहीं, इन्होंने अपना जो है प्रेशर या फिर डोमिनेंस नहीं एक्सर्ट किया है। इन्होंने यही बात इंडिया को सीखना चाहिए कि वो भी सार्क में अपना जो डोमिनेंस है वो एक्सर्ट ना करे, वो स्टीयर करे पर डोमिनेंस एक्सर्ट ना करे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है क्रेडिबिलिटी के लिए कि आपको जो है आसियान या किसी भी ग्रुप के चार्टर पे अडहेयर किया जाए, ज़्यादातर एक पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट पर जाए। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? लेकिन फिर भी आसियान में ये बात देखने को मिलता है कि आसियान के जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो एज ए ड्राइवर की तरह वर्क करते तो जरूर हैं, लेकिन डोमिनेंस नहीं दिखाते हैं। लेकिन इसके बावजूद आसियान में कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि म्यांमार सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे दिखाई देता है आपको। ठीक है, म्यांमार में जो मिलिट्री कू है, जो इंफ्रिंजमेंट टू द डेमोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे एरिया के लिए जो है वो रिलेशनशिप को गड़बड़ बनाए रखता है। और चूंकि म्यांमार पर चाइना का इन्फ्लुएंस है, इस वजह से भी थोड़ा सा मुद्दा गरमाया रहता है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि US चाइना का जो रिलेशनशिप है, ये भी कहीं ना कहीं आसियान एज अ ग्रुप को जियोपार्डाइज करता है, क्योंकि देखिए आसियान पर चाइना का भी इन्फ्लुएंस है, बहुत सारी मेंबर कंट्रीज चाइना को फेवर करती हैं, और चूँकि आसियान एज अ ग्रुप जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। आपको मैं बताऊं कि 1990s में ये लोगों ने कैपिटलिज्म एक्सेप्ट किया था, तो US का भी इन्फ्लुएंस इस रीजन में दिखता है। अगर US और चाइना दोनों में कोई ना कोई तरह का कन्फ्लिक्ट होगा तो इसका असर आपको आसियान में दिखाई देगा। अब जरा देखिए कि चाइना का इन्फ्लुएंस आसियान पे कैसे है। लाओस, कंबोडिया और म्यांमार वर्चुअल डिपेंडेंट हैं आपके चाइना पर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे डेट को लेकर हो। ये 3 कंट्रीज़ जो चाइना पे बहुत हाईली डिपेंडेंट है। इसके अलावा फिलीपींस जो है वो मोर असर्टिव है साउथ चाइना सी पे अपने क्लेम। इसमें जो फिलीपींस के कई सारे ऐसे सवाल्स हैं, स्कालबरो सवाल है जो साउथ चाइना सी में है, जिस पर चाइना क्लेम करती है और फिलीपींस भी क्लेम कर रहा है। तो साउथ चाइना सी में जो आइलैंड्स हैं उनके क्लेम को लेकर फिलीपींस अभी असर्टिव है। इसके साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड की बात करें तो दे आर मोर फेवरेबली डिपेंडेंट ऑन बेइजिंग, तो वो बुरी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते उसको। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि दे आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, एट द सेम टाइम दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ US ऑल्सो। अब आज के टाइम में चाइनीज़ जो है, मतलब चाइना और US के बीच में जो है रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है ना। चाइनीज़ कहते हैं कि US जो है वो इमर्जिंग चाइना के पीसफुल राइज को ठीक से देख नहीं पा रहा है, वो मतलब कहीं ना कहीं उसे काउंटर कर रहा है। यानी कि चाइना को ऐसा लगता है कि जो वो ग्रो कर रहा है तो वो बात US के हजम नहीं आ रहा है, US को। समझ में आ रहा है? एट द सेम टाइम अभी देखने को मिला है कि जो नाटो में जो समिट हुआ है उसमें इन्होंने कहा है कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसके एम्बिशंस एंड कोअर्सिव पॉलिसीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एंड वैल्यूज़ ऑफ दी ग्रुप। तो ये दिखाई दे रहा है कि नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर चाइना की बुराई हो रही है तो चाहे US कितना भी कुछ कर ले तो इन दोनों के बीच में टेंशन्स कम नहीं हो सकते हैं, और इसका असर आसियान पे पड़ना है। इस बात को आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि आसियान का जो आउटलुक है वो इंडो पैसिफिक को लेकर चलता है। उसमें वो मैरीटाइम को अभी आसियान आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक करके एक अभी जो जकार्ता समिट में आसियान आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक करके एक जो है कोलैबोरेशन बनाया गया, जिसमें ये कहा गया है कि मिलिट्री कोऑपरेशन, ये मैरीटाइम कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 और
और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन 4 बातों पे ध्यान रखा जाएगा। समझ रहे हो बातों की नहीं, है ना। तो ये जो आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, जिसे AOIP कहते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है इंडो पैसिफिक को स्टेबलाइज करने में मदद करेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं कि आसियान का जो अपना यूनिटी है वो कई फैक्टर्स की वजह से फिजर्स में नज़र आता है। कई बार कुछ कंट्रीज़ प्रो चाइना होते हैं, कुछ एंटी चाइना है। म्यांमार का जो डेमोक्रेटिक इशू है, जो कूप हुआ है, वो कहीं ना कहीं आसियान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। समझ में आ रहा है। बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के रोल के थ्रू हम इस रीजन में स्टेबिलिटी करें और इंडिया और आसियान दोनों ग्रोथ की तरफ जाएं। इसीलिए न्यूअर एरियाज जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब पर इंडिया और आसियान के बीच में कोलैबोरेशन। एक बात मैं आपको बताऊं कि इंडिया और आसियान में कोलैबोरेशन हो सकता है अगर इंडिया कुछ मामलों में अपनी जिद छोड़े और आसियान कुछ मामलों में इंडिया के साथ कोलैबोरेट करे। ठीक है, जैसे इंडिया ने ये मान रखा है कि अगर आसियान के साथ हमें कोई भी अग्रीमेंट करना है तो आसियान को सर्विस सेक्टर का जो डोर होगा वो इंडिया के लिए खोलना होगा, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर सर्विस सेक्टर का डोर खुलेगा आसियान में तो इंडियंस जा सकते हैं आसियन कंट्री में, जो कि आसियंस को उतना आसियन कंट्री या जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको ये बात डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनकी अपने खुद बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो वो चाहते हैं कि हमारे लोगों का ही एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मेंटेन रहे। अगर इंडियंस आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू इमर्ज करेगा। तो ये मामले को लेकर दोनों के बीच में उतना ज़्यादा बढ़िया कोलैबोरेशन नहीं है, पर स्टिल हमारी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है बहुत एक्टिवली हम लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। एट द सेम टाइम इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं भी एमिकेबल बैलेंस क्रिएट कर सकता है US और चाइना के बीच में विद द प्रेजेंस ऑफ रशिया। उस मामले में भी आसियान के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। तो ये सारी बातें हमने आसियान के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। हालांकि कुछ बातें मैं आपको लिखवा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉइंट टू बी नोटेड में सबसे पहली बात इन्होंने बोला है कि आसियान जो है वो एक तरह का जो है एक सॉलिडारिटी क्रिएट करता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच में। समझ रहे हो बातों की नहीं, ये बात आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी कई सारे फिजर्स हैं। फिजर्स क्या है? सबसे पहला तो म्यांमार खुद है, म्यांमार का कू। दूसरा है कि चाइना सेंट्रिज्म, कुछ कंट्री चाइना को फेवर करते हैं, कुछ नहीं। फिर साउथ चाइना सी एक इशू है जिससे आसियान कंट्री की कुछ कंट्रीज़ और चाइना के बीच में टसल चलता है इसको लेकर। US चाइना जो रिफ्ट है वो कहीं ना कहीं जो है आसियान के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है, जियोपार्डाइज करता है। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इंडो पैसिफिक में चाइना ने अपनी पॉलिसी अपनाई है कि भैया वो मैरीटाइम कोऑपरेशन करेंगे। समझ रहे हो बातों की नहीं, है ना। मैरीटाइम कोऑपरेशन करेंगे, है ना। तो इस इंडो पैसिफिक को लेकर आसियान को अपनी सॉलिडारिटी मेंटेन करनी चाहिए और आसियान की सॉलिडारिटी मेंटेन करने में और म्यूचुअल बेनिफिट गेन करने में इंडिया आसियान की काफ़ी मदद कर सकता है। ठीक है, तो इसको लेकर हम लोग क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ठीक, डिस्कस द फीचर्स which led the ASEAN to emerge as a regional grouping. ठीक है, discuss issues and role of India
फॉर सिक्योर इंडो पैसिफिक। ठीक है, 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स। ठीक, चलो आगे बढ़े। ओके, अच्छा, स्टिल इनकम्प्लीट, अब ये क्या है, आप ज़रा समझिए। देखिए हुआ क्या है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जॉइंट स्टेटमेंट हुआ है। देखो ज़रा समझो बात को। श्रीलंका जो कंट्री है, श्रीलंका अभी अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकला नहीं है, अभी भी है ही। अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ एक्सटर्नल रीजन से है और कुछ जो है अपनी पॉलिसी चेंज के वजह से है। देखिए श्रीलंका जो था वो एक टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है, श्रीलंका जो है वो फिर टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है और कोविड-19 की वजह से पूरा का पूरा टूरिज्म चरमरा गया। उसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये पॉलिसी लिया कि भाई हमको तुरंत जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना है। ठीक, इन सब को लेकर वहाँ पे फूड क्राइसिस हुआ और धीमे धीमे इकोनॉमिक क्रंच आने की वजह से उसका एक्सपोर्ट कवर काफ़ी कम हो गया। ठीक है, इतनी बुरी हालत हो गई कि 10 दिन का भी इनको एक्सपोर्ट कवर नहीं था। फ्यूल के क्राइसिस हो गया, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ गई श्रीलंका के अंदर। ठीक है, तो इसको इमर्ज करने में इंडिया ने काफ़ी मदद किया। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने अभी अभी न्यू दिल्ली में जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है, समझ में आ रहा है। इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन, दोनों कंट्रीज़ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रनिल विक्रमसिंघे ने लास्ट वीक निकाला। इन्होंने ये भी बोला कि भाई ऐसा है, ठीक है, इंडिया ने बोला कि मैं न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे मैरीटाइम एयर कनेक्टिविटी पर, समझ में आ रहा है। श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के एयरपोर्ट डेवलप कराएंगे, फेरी सर्विसेज इमर्ज कराएंगे, एक्सपेंडिंग फ्लाइट नेटवर्क करेंगे, समझ रहे हो बात हो कि नहीं। डेवलपमेंट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का, विंड एनर्जी का। इतना ही नहीं, आपको तो पता है डीडॉलराइजेशन चल रहा है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इन दोनों में इंडिया श्रीलंका ने यूपीआई डिजिटल पेमेंट की बात करी कि भाई अगर दोनों कंट्री में ट्रेड होगा तो आप जो है इंडियन रुपीज़ में भी सेटलमेंट कर सकते हैं। तो भैया दोनों कंट्रीज़ में अब तो रुपी एक्सचेंज हो रहा है, समझ रहे बात, बिना डॉलर के भी ट्रेड हो सकता है। तो बड़ी बात हो गई भाई। टूरिज्म, कल्चर एंड रिलीजियस ट्रैवल को प्रमोट किया जा रहा है। दो कंट्रीज़ के बीच में बहुत पुराना रिलेशनशिप है, ब्ला 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 ब्ला, भर भर के तारीफ लिखा गया, भर भर के इनिशिएटिव दिखाया गया। लेकिन आपको जरा समझिए कि वी हैव हेल्प श्रीलंका। ठीक है, हमने उनके इकोनॉमिक बेलआउट में हमने उनकी मदद करी, हमने उनको लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया, हमने उनको करेंसी स्वैप दिया, हमने उनको जो है इन्वेस्टमेंट करवाया, बहुत तरीके से हमने मदद करा। पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था तमिल इशू का, क्या हमने उसे डिस्कस किया इस पूरे मैटर में? आप देखिए तमिल इशू कौन होते हैं? जो यहीं के लोग थे, तमिलनाडु के लोग, साउथ इंडियन लोग जो थे, जो एज अ प्लांटर ब्रिटिश के टाइम में गए हुए थे। तो 13th अमेंडमेंट जब किया गया उसमें ये कहा गया कि भाई श्रीलंका के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है ऑटोनॉमी दी जाएगी, तो अब तक क्यों नहीं दिया गया? और जब हम इतनी मदद कर रहे हैं तो हम इस बात को लेकर वोकल क्यों नहीं है? समझ रहे बातों की नहीं? तो वही बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं ऐसे जॉइंट स्टेटमेंट इनकम्प्लीट हैं। आपने क्यों नहीं तमिल इशू को सामने रखते हो? आप जब हमारे यहाँ आए थे, हमने इनकी इतनी मदद करी है, तो कम से कम हमें तमिल इशू को तो रखना चाहिए था। 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए कितने दिन हो गया, अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इसको लेकर। तो वही बता रहे हैं कि लंका अदर डिपेंडेंसी, देखो तो डिस्पाइट श्रीलंकन अदर डिपेंडेंसीज ऑन द न्यू दिल्ली, द इंडियन गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर, ध्यान सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर वेलकम टू ब्रिंग द हिस्टोरिकल कंसर्न्स ओवर द तमिल इशू इनटू द बायलैटरल निगोशिएशंस। जबकि आपको पता है कि श्रीलंका की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है न्यू दिल्ली पर, इसके बाद भी हम तमिल इशू को क्यों नहीं बायलैटरल रिलेशनशिप में ले आ पाते हैं? Regardless of the strong familial bonds, ठीक है, between India and Sri Lanka, history has tipped up ties in the past, and any vision for the future that does not include any amicable resolution of these issues। तो पहला तो आप तमिल इशू क्यों नहीं उठाते हैं? आपके कई सारे फिशरमैन को अरेस्ट कर लेती है श्रीलंका, तो वो इशू आपने क्यों नहीं रिजॉल्व करवाया? जब इतनी सारी बातें आप करते हो तो इन इशूज़ को भी आपको रिजॉल्व करना चाहिए था, जबकि आपको पता है कि आप जो है गिवर हैं और श्रीलंका टेकर है। समझ रहे हो बातों की नहीं? तो हम अपने टर्म पे कुछ चीज़ों को रख सकते हैं, बट हमने नहीं रखा। समझ रहे हो बातों की नहीं? ये थोड़ा सा मुद्दा है जो कि ध्यान देना चाहिए फॉरेन रिलेशंस में।
अनएवॉइडेबल कंट्रोवर्सी ओवर सैंपल सर्वेज में देखो ये दो एडिटोरियल आया है, एक तो ये एडिटोरियल आया था और एक ये आपका इज देयर एनी रूरल बाइस इन दी नेशनल सर्विस। तो ये दोनों एक ही मुद्दे पे बात करता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने को ज़्यादा बोला नहीं जाएगा इसके ऊपर। देखिए क्या मुद्दा है, ये कह रहे हैं क्या कि जैसे नेशनल सैंपल सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, ठीक है, पीरियोडिक लेवल सर्वे होता है, ये कह रहे हैं ना कि इन सभी डेटा में ना ज़्यादातर रूरल सेंट्रिक डेटा दिखाई देता है। समझ रहे हो बातों की नहीं, इसमें अर्बन सेंट्रिक डेटा दिखाई नहीं देता। इस वजह से ना भारत ने जो पिछले 20-30 सालों में जो डेवलपमेंट किया है वो चीज़ दिखाई नहीं देता हमारे सर्वे पर। समझ रहे हो बात हो, ये विवेक देवराई का एक, देवराई जी जो हैं उनका एक एडिटोरियल आया था तो उनके ऊपर है। तो ये जो जीसी मन्ना जी ने जो ये एडिटोरियल लिखा है वो उसी को जवाब है कि ऐसा आप गलत सोच रहे हो। ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा है, जो नेशनल सैंपल सर्वे होता है या फिर पीरियोडिक लेबर सर्वे होता है या फिर फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, कुछ भी है, इसका जो असेसमेंट होता है ना वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से ही है और बार बार इसका साइंटिफिक असेसमेंट किया जाता है। तो आप ये बोल रहे हो ना कि इसमें अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन है, ये मुद्दा नहीं है। समझ रहे बात हो कि नहीं, इस पर जो भी डेटा है बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है और एक मतलब कि एक कमेटी के थ्रू होता है जो कि जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं। तो ये इन्होंने बोला है। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि ऐसा है कि जो भी सर्वे में जो डेटा लिया जाता है और जो पॉपुलेशन डेटा होता है वो बेसिकली लास्ट सेंसस के ऊपर है जो 10 सालों में एक बार निकलता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जितने भी डेटा हैं वो जो हैं बेसिकली रूरल सेंट्रिक डेटा हैं या फिर अर्बन सेंट्रिक डेटा हैं, इन्होंने बोला है। कह सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि कुछ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ऐसा था जिसमें रूरल सेंट्रिक डेटा दिखाई दे रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा होगा, ऐसा है भी, तो इन तरह के एरर को हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एडिटोरियल में आपको इतना ही बोलने की कोशिश किया गया। मुझे नहीं लगता कि आपसे पूछेंगे कि इज़ आवर सर्वे इज़ नेशनल, मतलब कि रूरल सेंट्रिक और अर्बन सेंट्रिक। तो भाई अगर रूरल सेंट्रिक है तो हमें रूरल एरिया के बारे में पता चल रहा है, तो इक्विटी के पर्सपेक्टिव तो ठीक है। हमें कौन सा सरकार में आना है कि हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ दिखाना है ताकि हमको जो है इलेक्शन जीतना है। हमें तो रूरल एरियाज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है इन्होंने। समझ लो, तो इस पर अभी बात चल रही है, बात गहमा गहमी है ना, तो उसी पर ये एडिटोरियल आया हुआ है। अ बिग स्टेप इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर्स। देखिए सेंदई फ्रेमवर्क आया था, ठीक है, सेंदई फ्रेमवर्क आपको मैं बताऊं, सेंदई फ्रेमवर्क ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए था 2015 और 30 के बीच में। आप ज़रा देखिए, अभी 2023 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मिडवे पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल बता रहा है कि भैया हमने क्या किया इतने दिनों में। हमने देखा है कि ऑलरेडी जो है मतलब डिज़ास्टर के कई सारी प्रॉब्लम्स हमने अभी इसी बीच में देख लिया। जैसे हमने देखा मैसिव फॉरेस्ट फायर हुआ है ग्रीस और कनाडा में। इसके अलावा इन्होंने देखा कि यमुना रिवर जो है उसने हाईएस्ट फ्लड लेवल्स अचीव किया पिछले 45 साल में, जिसके वजह से दिल्ली में आपको जो है फ्लडिंग देखने को मिला, इनंडेशन देखने को मिला, कोविड-19 जैसे बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स देखने को मिले हमें। समझ रहे हो बातों की नहीं? तो कह रहे हैं कि अभी भी तो डिज़ास्टर हो ही रहा है आपके सामने, ठीक है। तो हमने 2015-30 में हम लोगों ने क्या अचीव किया अभी तक 2017, तो एक मिडवे असेसमेंट होना चाहिए। तो ये बोले ना कि G20 में डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की बात की गई है और इसके ऊपर कई बार समिट भी किया गया है। इन्होंने ये बोला है, एक चेन्नई में ही समिट हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि 2-3 बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, किसी भी डिज़ास्टर से अगर आपको बचना है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि बिपरजॉय में आपको 0 डेथ देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा कारण था ये कि हमें बहुत पहले ही बता दिया गया था कि बिपरजॉय जैसा साइक्लोन आने वाला है, और इसके वजह से क्या किया गया कि बहुत जो पॉपुलेशन था उसको शिफ्ट कर दिया गया डिज़ास्टर प्रोन एरियाज से। तो इन्होंने इसका एक क्लासिकल एग्जांपल आपके सामने दिया। इसके अलावा इन्होंने बोला कि प्रिपेयर्डनेस, समझ में आया, जिन्होंने बोला कि पावर सेक्टर में ने हेल्प किया हमें प्रिपेयर्डनेस क्रिएट करने में। और इन्होंने बोला कि अगर हमें डिज़ास्टर रिस्क को कम करना है तो दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है हमें अपने रेजिलियंस को इन्हेंस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा ताकि हम जो हैं डिज़ास्टर इसको झेल सकें। अभी ऑकलैंड एयरपोर्ट में, जो कि न्यूजीलैंड में है, वहाँ पर आपको देखने को मिला है फ्लडिंग।
यूएस में फार्मास्यूटिकल प्लांट जो है डिस्ट्रॉयड हुआ बिकॉज ऑफ द टर्नेडो, समझ रहे हो बात हो कि नहीं। तो ये अभी दिखा रहा है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना रेजिलिएंट नहीं है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो काफ़ी रेजिलिएंट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। इसके लिए ग्लोबल लेवल पे हमने कई कोलिजन भी बनाए हैं, समझ रहे हो, ताकि इन चीज़ों को दूर किया जा सके। इसके अलावा G20 नेशन लाइक इंडोनेशियन, इंडिया जो है उसने रिस्क मैट्रिक्स बनाया है जिससे रिसोर्सेज को हम एलोकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली टू आर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट हो, प्रिपेयर्डनेस हो, रिस्क मैट्रिक्स बने, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें रिस्क रिडक्शन अगर करना है तो इन चीज़ों का असेसमेंट हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और जो लॉस ऑफ ह्यूमन है उसको हम कम कर सकें। दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके अलावा क्या है, व्हाट डज इंडिया फर्स्ट गिग वर्कर राइट्स बिल स्टिपुलेट। देखिए अभी अभी गिग वर्कर किसे कहते हैं, गिग वर्कर वो होते हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती, ठीक है, और जो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्विगी जोमेटो वाले जो लोग होते हैं उनमें जो काम कर रहे होते हैं, जो आपको डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं वो सब गिग वर्कर्स हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं होती उनकी, समझ रहे हो बातों की नहीं, उन्हें कभी भी हायर एंड फायर किया जा सकता है। तो वो बेसिकली एम्प्लॉयज़ नहीं माने जाते क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। इस वजह से क्या होता है कि कई बार गिग वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है पर दे कुडंट एबल टू कंप्लेन। तो इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने गिग वर्कर्स वेलफेयर बिल लाया है, समझ लो। तो राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023 लाया। इस बिल में वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की गई है, समझ लो बातों की नहीं, जिसमें 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे फ्रॉम ईच फ्रॉम गिग वर्कर्स, एग्रीगेटर्स, 2 फ्रॉम सिविल सोसाइटी। इसके अलावा एक फ़ंड इस्टेब्लिश किया गया है वेलफेयर फंड के नाम पे, जो कि गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी के लिए बेनिफिशियल होगा। इंडिविजुअल वर्कर्स, स्टेट गवर्नमेंट और अदर सोर्सेज जो हैं वो वेलफेयर सेस भी लगाएंगे हर एक ट्रांजैक्शन पर, जो कि बेसिकली ये गिग वर्कर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, समझ में आ रहा, कोई भी सर्विसेज। इसके अलावा अदर टाइप के बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है गिग वर्कर्स के लिए। तो ये बहुत मतलब अगर लेबर रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो ये एक बहुत कमेंडेबल रिफॉर्म लिया गया। हालांकि राजस्थान इस मामले में बड़ा आगे है। आपको मैं बताऊं कि राजस्थान के ही एक मूवमेंट की वजह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था। मुझे को बताना कि उस मूवमेंट का क्या नाम है। हमने एडिटोरियल में इस बात को डिस्कस भी किया था। देखिए राजस्थान ही वो पहला स्टेट है जो कि इस बिल को लेकर आया है। तो इस पर्सपेक्टिव से राजस्थान का बड़ा कमेंडेबल रोल है बेसिकली रिफॉर्म्स के मामले में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक। ओके, तो इसके अलावा मणिपुर ने आस्क किया असम राइफल्स टू पुश बैक 718 रिफ्यूजीज। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि मणिपुर का इशू चल रहा है, तो इसी इशू में कहते हैं ना कि हमारे देश में कोई प्रॉब्लम होता है तो बाहर वाले मतलब फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अभी म्यांमार में मिलिट्री coup हुआ तो उसकी वजह से काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ जो थे मणिपुर के रास्ते वो बेसिकली मणिपुर में आ गए। ये देखते हुए कि टेंशन चल रहा है तो हमें कोई पहचानेगा ही नहीं। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मणिपुर और म्यांमार के बीच में एक, इंडिया और म्यांमार के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्री मूवमेंट रेजिम, एक अंडरस्टैंडिंग है। इसके तहत जो है 16 किलोमीटर मणिपुर के साइड और इंडियंस म्यांमार के साइड अंदर जा सकते हैं। इस वजह से क्या होता है कई बार कि रिफ्यूजीज़ जो है इलीगली इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। तो ऐसे ही मोर देन 700 रिफ्यूजीज़ जो आ गए हैं, तो इसी चीज़ को वापस लेने की बात करी गई कि भैया जब भेजिए, इस जो ये प्रॉब्लम हुआ है इसका फ़ायदा आप ना उठाइए, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड 3 मेजर एडिटोरियल्स एंड मैनी अदर पेटी एडिटोरियल्स, राइट, और अदर न्यूज़। देखिए ये एडिटोरियल में एकदम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मतलब कि रखता हूँ कि जितने छोटे से छोटे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ आपका कवर हो जाए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो मेरा मेन फोकस यही रहता है, ठीक है। और जहाँ डिटेल्ड एनालिसिस करनी होती है तो वहाँ पे मैं वो भी कर देता हूँ, ठीक। सो इससे बेहतरीन एडिटोरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में फैलाएं, बताएं, शेयर करें, और एट द सेम टाइम आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों में से आप देखते जरूर हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। दैट इज़ दी ओनली मोटिवेशन आई हैव। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। धन्यवाद, बाय बाय।